नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम लोग देखो पहले लेक्चर में से कल वाले लेक्चर में क्या किए थे, संख्या पद्धति का पूरा रिवीजन कर लिया था और बीजगणित का जो दूसरा पार्ट है इसमें से एक पार्ट कंप्लीट किए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। ठीक है, अब इसमें से बचा है द्विघात समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना। ठीक है, द्विघात समीकरण से जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है द्विघात समीकरण, क्या होता है ये देखिए। द्विघात समीकरण का अगर मानक समीकरण हम देखें तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a, b और c ये तीनों क्या हैं, अचर होते हैं और यहाँ पे जो ये a है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है। अब देखिए क्योंकि यहाँ ये द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे। ठीक है, एक मूल अगर हम मान लें अल्फा, एक मूल दूसरा मान लें बीटा। ठीक है, तो अब हमारा अल्फा और बीटा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है द्विघात समीकरण सूत्र। उससे हम कैसे निकालते हैं, देखिए अल्फा कामा बीटा ये निकालने के लिए क्या होगा हमारा, देखिए सूत्र क्या होता है, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो मूल कैसे निकलेंगे, देखिए ये माइनस भी है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से अगर हम देखें अलग अलग कर दें तो ऐसे एक होता है माइनस भी, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जब एक बार माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, -b माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण सूत्र है। इस सूत्र से हम इसके मूल निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा, या फिर इसका सॉल्यूशन x का मान दो मान होगा यहाँ निकलेगा, उसी को अल्फा बीटा कहते हैं, दो मूल कहते हैं। तो इस फार्मूले में रख के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई समीकरण दिया हो 2x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण दिया है और इसका मूल निकालना है। तो इसको निकालने के एक तो तरीका यही है कि ये फार्मूला लगाएं और इसके x के मूल निकाल लें, मतलब दो मान होते हैं ना x के, वही मूल होते हैं, उसको निकाल लें। कैसे निकलेगा, अब अगर हम इसी में रख दें तो इसमें रखने से पहले हमें b पता करना होगा, a पता करना होगा, c पता करना होगा। ठीक है, यहाँ b है, a है, c है, तो तीन तरीके से इसको हम क्या करेंगे, इस मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। ठीक है, क्या कैसे, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम देखेंगे a बराबर क्या है, तो a बराबर हमारा 2 मिल जाएगा और b बराबर क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा और c बराबर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ से अगर इसके दोनों मूल अल्फा एक हो और एक बीटा हो तो ये क्या होंगे, यहाँ से -b की जगह रखेंगे -b क्या है, 7 है, इसके सामने माइनस लगा तो क्या लिख देंगे -7, फिर प्लस माइनस लिखा है लिख दिए, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगा लीजिए, b² माइनस 4ac, b की जगह 7 है तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, गुणे a की जगह क्या है, 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, और c की जगह क्या है, 6 है। ठीक है, ये करेंगे, उसके बाद लिखेंगे अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 सते क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 माइनस 4 दूना 8, 8 छक 48, यहाँ क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और अपान 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, -7 प्लस माइनस, अब देखिए 49 में से 48 जाएगा, 1 आएगा, अंडर रूट 1 हो जाएगा और अपान 4। जब इसको और सॉल्व करेंगे क्या होगा, -7 अंडर रूट का प्लस माइनस 1 ही होता है और नीचे क्या हो जाएगा, 4। फिर आगे करेंगे तो -1 और ये, अब एक बार -7 प्लस 1 अपॉन 4 ये साइन लेंगे, और एक बार करेंगे माइनस, एक बार प्लस चिन्ह ले लिया इसमें से, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, 2 मान आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से 7 में से जब ये माइनस का साथ है ये प्लस का साथ है, दोनों सॉल्व करेंगे क्या होगा, -6/4 आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -8/4 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 2 से 2 दोनों 2 दूना 4 2 3 का 6, तो यहाँ का क्या आएगा -3/2 और यहाँ क्या आएगा 4 से 8 कटेगा -2 आ जाएगा। तो क्या होगा एक मूल -3 1 2, तो मतलब यहाँ से अगर देखिए अल्फा बीटा यही था तो एक मूल मान लीजिए क्या हो जाए -3/2 और दूसरा क्या हो जाएगा -2। तो देखिए यही x का मान भी होगा, ठीक है। तो इसके द्विघात समीकरण के 2 मूल निकल आए, एक -3/2 है और b क्या है बीटा क्या है -2। तो देखिए इस सूत्र से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण पे। अब देखिए इसी में एक टर्म आता है विविक्त कर, क्या होता है विविक्त कर, ठीक है। विविक्त कर क्या होता है, ये इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं और यही d बराबर क्या होता है b² - 4ac। विविक्त कर d, ये जो अंडर रूट के अंदर b² - 4ac, इसी को हम विविक्त कर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं विविक्त कर। अब देखिए विविक्त कर पे ही आधारित होता है कि इसके जो समीकरण ये दिया है, इसके जो अल्फा बीटा 2 मूल हैं ये वास्तविक हैं कि काल्पनिक है कि दोनों बराबर हैं। तो 3 कंडीशन होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर d क्या हो, 3 कंडीशन होते हैं। अगर ये जो विविक्त कर है अगर 0 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब धनात्मक वैल्यू आता है, जैसे यहाँ पे देखिए b² - 4ac जब यहाँ सॉल्व किया गया तो अंडर रूट के अंदर 1 आया ना, 1 क्या आया वो 0 से बड़ा होगा कि नहीं। तो जब ऐसा हो तो जब d > 0 होता है तो क्या होते हैं मूल वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं, ठीक है। मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। अब देखिए जब d बराबर 0 आ जाए, d 0 भी आ सकता है। अभी देखिए यहां पे भी 49 आ जाता किसी तरीके से, तो 49 - 49 क्या होता 0 हो जाता। तो जब d विविक्त कर 0 आ जाए तो क्या होता है मूल वास्तविक तो होगा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा और बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा बराबर होगा, दोनों मूल बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे -3/2 और -2 आया ना, तो दोनों बराबर, -3/2 -3/2 इस तरीके से आ सकता था। कब आता जब d क्या हो 0 के बराबर, यहां इसका मान क्या आता 0 के बराबर। अब देखिए अगर यही d क्या हो 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और अलग अलग, जब 0 के बराबर हो तब भी मूल वास्तविक लेकिन बराबर होंगे, और जब d < 0 होगा मतलब विविक्त कर 0 से छोटा होगा तब क्या होंगे मूल अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक या फिर काल्पनिक होंगे, ठीक है। मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा मूल वास्तविक नहीं होगा या फिर काल्पनिक होगा, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं होगा या फिर काल्पनिक होगा। तो हमें हमारे सिलेबस में जो है ये ऊपर वाले हैं <0 और = 0, ये वाला वास्तविक नहीं, d < 0 क्या होगा ही नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ये हमें ध्यान रखना है द्विघात समीकरण के लिए। अब देखिए जो द्विघात समीकरण होता है इसको हल करने का एक गुणनखंड विधि से कर सकते हैं हल। पहला विधि ये था द्विघात समीकरण सूत्र से, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसमें 2 चीज याद रखना, ये तो फार्मूला -b + (b² - 4ac/2a) और विविक्त कर जो होता है d = b² - 4ac से d < 0, d = 0, d < 0, ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और अलग अलग, = 0 मूल वास्तविक और बराबर, d < 0 मूल वास्तविक नहीं होगा या फिर काल्पनिक होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा अगर हम इस द्विघात समीकरण दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह था कि द्विघात समीकरण के सूत्र से द्विघात सूत्र लगा के निकाल ली इसके मूल, और दूसरा तरीका क्या है गुणनखंड विधि। जैसे देखिए एग्जांपल दिया था 2x² + 7x + 6 = 0, इसको गुणनखंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हमारा यहाँ पे है 2x² + 7x + 6 = 0, तो हम गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए जो x² का गुणांक होता है यहाँ से
इसको पहले गुणा करा लेते हैं। तो देखिए 2 छक क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी 12 को ऐसा तोड़ना है कि हमारा जोड़ने पे क्या आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। यक्स तो है, यक्स का कोई हम वो नहीं करेंगे कंसीडर, क्या हो 12 को ऐसे तोड़े कि जोड़ने पे क्या हो जाए हमारा 7 हो जाए। अब इसी 12 को तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि 7 और 5 तोड़ दिए तो 12 हो जाए। इसको तोड़ने का मतलब ये हुआ इसका गुणनखंड करे, ठीक है। इसका 2 खंड करना, वो भी गुणनखंड करना है। देखिए गुणा जिससे हो दोनों में, तो यहां से इसका गुणनखंड क्या हो सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिया का 12, यही होगा ना। क्या होगा इसका गुणनखंड 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरीके से हमारा होगा इसका गुणनखंड कि 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहां पे हम देख लें, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 है, ठीक है। अब इसी में से सेट करना 2 पार्ट में, जिससे 7 हो। अगर हम 2 दूना क्या कर दे 4 और 4 तिया का 12 और 4 3 जोड़ लेंगे तब भी 7 हो जाएगा, और 4 तिया का 12 गुणा करेंगे तब भी 12 हो रहा है हमारा। तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ 4x और 3x जोड़ेंगे तो 7x हो ही जाएगा, और 4 तिया का 12 जब गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। तो अब यहाँ से दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। कॉमन होने का मतलब जो इसमें भी हो इसमें भी हो। यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 4 है, तो यहाँ से हम 2 तो दोनों में मिलेगा। यहाँ x है, यहाँ भी एक x है, तो हम 2x कॉमन ले सकते हैं। जब 2 निकल आए और एक x निकल आए तो सिर्फ बचा x, और यहाँ से 2 और x निकल आए तो यहाँ बचा 2। फिर यहाँ पे देखेंगे दोनों में 3x प्लस 6 है, तो यहाँ हमारा 3 कॉमन होगा, और यहाँ फिर बचेगा x प्लस 2। हमें ये ध्यान रखना जब हमारा सब कुछ सही होगा तो यहाँ जो आएगा x प्लस 2, यहाँ भी क्या आएगा x प्लस 2 ही आएगा। अब देखिए इस दोनों में x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। जब यहाँ x प्लस 2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों का गुणनफल 0 हो रहा है, इसका मतलब इसमें से किसी का गुणनफल कब 0 हो सकता है, जब उसको 0 से गुणा करा जाए, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो। तो हमें तो पता नहीं, तो एक बार इसको जब 0 करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x बराबर -2, और जब हम इसको 0 करेंगे कि 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, तो हमारा यहाँ आएगा 2x इक्वल टू 3, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। तो हमारा 2 मूल आ गए, एक क्या है -2 और दूसरा क्या है -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या आया था, एक -2 आया था, एक -3/2 आया था। तो ये देखिए मूल निकालने का दूसरा विधि है, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, और ये द्विघात समीकरण सूत्र विधि था, ठीक है। अब एक और विधि होता है, वो पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हम मूल निकाल लेते हैं, ठीक है। हम उसको देखते हैं इसके बाद, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कराएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए हमारा यही क्वेश्चन है, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी समीकरण को हम तीसरे विधि से सॉल्व करेंगे, जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। अब इसको पूर्ण वर्ग बना के हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे होगा ये पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व। देखिए यहां हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बनाएंगे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये क्या है पूर्ण वर्ग है। इस तरीके से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए वो कैसे बनेगा, यहां पे देखिए क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हम यहां से देखें 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है x स्क्वायर है, ये तो है ही। अब यहाँ पे देखिए ये समझ लीजिए a स्क्वायर की तरीके से हम बना रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको हमें 2ab के रूप में बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है 2ab के रूप में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से देखें √2x है, क्या है √2x, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 2√2 है, यहाँ पे अगर हमें गुणा करा के लास्ट में लाना है 7x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 × √2x 2a और b यहाँ पे जो होगा इसी से हम भाग देंगे, ठीक है। जब x से x को काटेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिख लिया 2ab। अच्छा यहाँ पे √2x क्यों लिखा हूं,
यहाँ पे देखिए इसको ऐसे किया ना, इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको क्या कर सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर। देखिए अभी बाहर था 2, अगर √2 कर दिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब यहाँ लास्ट में खुल के आएगा तो यहाँ 2 नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इसको समझ लो हम ए स्क्वायर बना रहे थे। क्या बना रहे थे, ए स्क्वायर। हमें जैसे अभी इसका फार्मूला लिखना होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से इसको हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो √2 लिख के x का ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या होता है 2ab। देखिए हमने 2 लिख दिया, फिर a की जगह ये लिख दिया a। अब देखिए जो b लिखना है ऐसा लिखें कि इसी में सेट हो जाए। तो b वाला जो है तो इसी से हम इसको अगर भाग दे दे, क्या किसको भाग दे दे, 7x को किससे भाग दे दे, इसी से। तो 7x से इससे भाग देंगे, यहाँ क्या होगा 2 × √2x है, तो x से x कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 7/2√2, ठीक है। इंटू तब यहाँ पे क्या होगा 7/2√2, ठीक है। तो ये 7x के बराबर ही होगा। अगर देखिए हम यहाँ से 2 काट दे, √2 काट दे, 2√2 कट जाएगा, यहाँ से 7x ही तो बचेगा। इसी को हम मॉडिफाई करके मतलब इस तरीके से मेकअप कर दिए हैं, बना दिए हैं इस तरीके से। अब देखिए क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे b है 7/2√2, तो हम इधर क्या करेंगे 7/2√2 जोड़ेंगे और 7/2√2 घटाएंगे, उसका स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। ये मिटा देते हैं हम। अभी देखिए यही आंसर यहां से भी आएगा। देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये देखिए b आया था ना, अब इसका हमें स्क्वायर करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स्ट्रा हुआ तो इसी में से घटा भी देंगे 7/2√2। तो एक चीज नहीं होता जो जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, तो इसी b को हम बना के b की जगह कैसा होगा, ऐसा होगा 7/2√2। तो हम प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर, इतना ही जोड़े और इतना घटा भी दिए। अब यहाँ पे देखिए +6 बचा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे +6 = 0 हो गया। हम ऐसा क्यों किए, तो जिससे ये बन जाए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है √2x, ठीक है, प्लस b की जगह क्या है 7/2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा है माइनस, जब 7 का स्क्वायर होगा क्या होगा 7×7 = 49 हो जाएगा। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर होगा, तो देख लीजिए 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, जब इसका स्क्वायर करें तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, क्या होगा हमारा 8 होगा। देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या होता है 2√2, 2 बार है तो इसका मतलब फिर 2√2 है ना। फिर देखिए 2 से 2 में गुणा होगा क्या हो जाएगा 4, और √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 होगा, फिर वही इतना है 8 ना। इस तरीके से हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49/8, और यहाँ क्या है +6 = 0। और फिर यहाँ पे भी वही करेंगे √2x प्लस 7/2√2 होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे। अगर देखिए ध्यान से यहाँ क्या 49/8, अगर 8 से यहाँ तिरछा गुणा करें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -49 और 8 × 6 = 48, क्या हो जाएगा +48 और अपान क्या हो जाएगा 8 = 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा √2x प्लस 7/2√2, अभी तो यही रहेगा, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे अगर तो 49 में से 48, क्योंकि माइनस में है या प्लस में, तो यहाँ से घटेगा क्या हो जाएगा -1/8 होगा = 0। फिर अगर यहाँ ध्यान से देखें क्या होगा √2x, अभी तो यहाँ सेम ही रहना पड़ेगा 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 1/8 को ना हम लिख सकते हैं 1/2√2। 8 को 2√2 लिख के जानते हो, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बराबर 0। क्यों किए, तो 2√8 को तो 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a देखिए a स्क्वायर हो गया -b स्क्वायर, इसलिए किए। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस b, तो हम a की जगह ये रखेंगे पूरा, क्या होगा √2x प्लस 7/2√2 और प्लस ये हो जाएगा 1/2√2। अब इंटू a की जगह फिर यही रखेंगे, क्या √2x प्लस 7/2√2 माइनस 1/2√2 = 0। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये जो गिनती है 7/2√2 प्लस 1/2√2, इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा √2x प्लस, अगर हम इनको यहाँ साइड में जोड़ के दिखाएं 7/2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है।
तो देखिए दोनों का क्या है डिनोमिनेटर, मतलब जो हर है वो सेम है, तो यहाँ क्या होगा 2√2 और ऊपर क्या है 7 + 1 क्या हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, तो 8 अपान क्या आएगा 2√2। अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो पता है क्या आएगा, देखिए अगर 2√2 अगर ऊपर नीचे हम क्या कर दे √2 से गुणा, ठीक क्या कर दे √2 से गुणा। अब देखिए जब √2 से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 8√2 और नीचे क्या आएगा, देखो 2 और √2 का 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 4 से हम काटे 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो मतलब क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा सीधा सीधा। जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पूरा करके दिखा दिया हूँ, फिर से आप देख लीजिएगा, वीडियो रोक के देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा √2x। अब देखिए ये माइनस में है, ठीक है, तो जहाँ पे प्लस किया गया था हम लोग वहाँ पे अगर माइनस कर दे तो 7 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा 6, क्योंकि वहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा 7/2√2 माइनस 1/2√2। नीचे तो 2√2 होगा, 7 में से एक जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो यहाँ √2 हो जाएगा और यहाँ भी नीचे √2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6√2, लेकिन नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, 4 से अगर हम काटेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब क्या होगा 3√2/2 होगा। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा क्या हो जाएगा +3√2/2। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कहते हैं जिससे जो √2 है ये ऊपर आ जाए। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप आराम से जोड़ेंगे, सब मिला के यही आएगा परमीकरण, √2 से जब गुणा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। जब इसको 0 करेंगे तो क्या होगा √2x + 2√2 = 0, तो यहाँ से क्या होगा √2x बराबर √2 उधर चला जाएगा -2√2, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा -2√2 और नीचे भी क्या आ जाएगा √2 से √2 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा -2। तो एक तो -2 आ गया। अब दूसरा वाला देखेंगे यहाँ पे क्या है, जब इसको बराबर 0 करेंगे तो √2x बराबर यहाँ अगर बराबर के उधर करेंगे तो क्या होगा -3√2/2, और यहाँ √2 से जब इसको भाग कर देंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, √2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या है -3√2/√2, √2 से √2 कट जाएगा। अच्छा यहाँ नीचे 2 भी है तो 2 इंटू, तो यहाँ से हो जाएगा क्या -3/2, ये आराम से देखेंगे √2 से जाएगा, इसके नीचे √2 कट जाएगा और -3/2 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा फिर यहाँ पे देखिए एक आ गया क्या -2 और दूसरा क्या आएगा -3/2, तो यही दो आंसर आ गए। यहाँ भी पहले आया था वही और उससे पहले भी आया था, तो सूत्र लगा के गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर तीनों तरीका बता दिया हूँ। ठीक है, इसी पे अब क्या होगा, क्वेश्चन जो आएगा उसका डिजिट चेंज रहेगा। ठीक है, उसके कुछ और रहेंगे, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा इससे रिलेटेड। अब ये था केवल हमारा कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने दो घात समीकरण का सूत्र पढ़ लिए और विविधकर कैसे निकालना है ये भी पढ़ लिए। ठीक है, अब हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे जो हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब देखिए हमने इस पे 4 क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, क्या 1 2 3 4 क्वेश्चन, चारों आपको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और लगभग क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं अभी करा देता हूँ। ठीक है, आप आराम से देखिएगा, आप सबका सब समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या है क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। जांच कीजिए x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5 कि क्या है द्विघात समीकरण है, मतलब ये इसको जांच करना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो हमें द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, इस तरीके से समीकरण बनना चाहिए ax² + bx + c = 0, इस तरीके से बनना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए उसमें x² तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये इधर से हो या ना हो लेकिन हमारा x² इसमें होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ लिखा है x - 3 × 2x + 1, वो लिख लेते हैं क्या है x - 3 × 2x + 1 और इक्वल टू लिखा है x × x + 5। अब देखिए इसे चेक करना है, हम क्या करेंगे गुणा कराएंगे। देखिए x से पहले एक बार इसमें होगा फिर एक बार इसमें, जब हम गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 2x², क्या हो जाएगा 2x² प्लस x से इसमें हो गया x हो गया। अब देखिए -3 से इसमें एक बार इसमें, तो क्या होगा -3 2 जा 6 x हो जाएगा और 3 से 1 में जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ कराएंगे क्या होगा x² + 5x। ठीक है,
अब देखिए एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे 2x स्क्वायर पहले से है, 2x स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस एक्स है, ये 5x को इधर ले आएंगे तो ये एक्स रहने देते हैं, 5x को इधर लाएंगे तो क्या हो गया माइनस 5x। देखिए क्या हुआ 2x स्क्वायर यहीं लिखा हूँ, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो इसमें से घटा देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x से x लिख दिया, ये 5x को इधर ले आए तो माइनस 5x हो गया, ठीक है। अच्छा यहीं पे माइनस 6x भी है, ठीक है, माइनस 6x भी हो गया। और यहाँ क्या है -3 और बराबर 0। तो हम देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे क्या बचेगा x स्क्वायर। अब देखिए x है यहाँ 5x है 6x, देखिए ऋण ऋण दोनों है तो ऋण 11x हो जाएगा, उसमें से एक प्लस का x है तो ऋण 11 में से x ये घट जाएगा प्लस वाला x, तो हमारा क्या बचेगा ऋण 10x, ठीक है, ऋण 10x हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या है -3 बराबर 0। तो देखिए इसी तरीके से समीकरण नहीं है, बस यहाँ a की जगह 1 है x स्क्वायर, फिर b की जगह -10 है, c की जगह 3 है, तो ये हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए चेक करना हो कि द्विघात समीकरण है तो हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे, और अगर उसमें क्या होना चाहिए आपको क्या देखना है, अगर x स्क्वायर उसमें ये सब ना मिले कट जाए तब भी, अगर x स्क्वायर उसमें है तभी द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण मतलब जो समीकरण उसका घात क्या होना चाहिए द्विघात, तभी तो नाम पड़ा है। अगर ये दो घात ही नहीं होगा x का तो क्या द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 होनी चाहिए, उससे छोटा हो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा कहीं 3 आ गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे कहीं लिखा हो 3x स्क्वायर x की घात 3 + 2x स्क्वायर + 4 = 0, तो हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। हमें अगर कहीं ऐसे भी लिखा हो ना x स्क्वायर = 0 तो भी ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है। और ऐसे भी लिखा हो x स्क्वायर + 5 तब भी ये क्या होगा, अगर 0 तब भी ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे होगा, उसमें द्विघात x की घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। आप ये वीडियो रोक के कॉपी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, नहीं तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, ठीक है। देखिए क्या है लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत है उसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी, तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देख रहे हो जो क्षेत्र की जो लंबाई, उस खेत की जो लंबाई है, भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्या करना है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, देखिए जो दिया हो ज्ञात करना ना, हम उसी को मानते हैं। क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, जब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे तो आप कहेंगे माना भूखंड की, ठीक है, भूखंड की लंबाई x मीटर और यहां से चौड़ाई क्या होगा y मीटर, ठीक है। जब x मीटर और y मीटर, अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार भूखंड का लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब क्या होगा x गुणे y बराबर क्या दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये एक समीकरण बन जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण दिया है क्षेत्र की जो लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। जो लंबाई है, लंबाई क्या है x है, जो x है वो क्या है, ये प्रश्नानुसार, ये हो एक कंडीशन, एक दूसरा है कंडीशन, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार ये हो गया कि ये तो हमारा होता है, लेकिन प्रश्नानुसार ये, ठीक है, क्या होगा खेत की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुनी है, तो चौड़ाई 2 गुने से 1 ज्यादा है +1 हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो x बराबर 2y + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ x की जगह 2y + 1, इस वाले पहली समीकरण में जहां x है यहाँ क्या रख देंगे 2y + 1। अब देखिए x बराबर 2y + 1 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे, या फिर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब 1 और 2 से क्या किए, 2 से x को उठाए 2y + 1 यहाँ रख देंगे x की जगह, तो क्या करेंगे 2y + 1, क्योंकि यहाँ x है, x यहाँ 2y + 1 लिख दिए, इंटू क्या है y, तो यहाँ हम y कर देंगे बराबर 528। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे तो 2y में गुणा हुआ क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ से y में गुणा हो जाएगा y, ये 528 को बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -528 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, इनको गुणनखंड करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कराते हैं, 2 है यहाँ 528 है, ठीक है, 2 और 528 का हम क्या करेंगे पूरे का गुणनखंड करेंगे। कैसे होता है गुणनखंड जो बताया था, क्या करेंगे 2 से 528 में पहले गुणा करेंगे, तो
क्या हो जाएगा 502 गुणे 528 तो आएगा 1048 आएगा। लेकिन हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि यहाँ क्या है प्लस वाई आए, ठीक है। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड आगे भी करेंगे ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए 2 हो गया और 528 का क्या करेंगे, इसको 2 से अगर काटेंगे क्या हो जाएगा 2, अगर ये 2 से काटेंगे 528 को क्या होगा 2 दूना 4 होगा, फिर 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर इसको अगर हम 2 से काटें तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, अब यहाँ से 2 से 2 1 के 2, 2 3 का 6, 2 दूना 4, फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा 2, इधर देखिए 2 2 बढ़ाते जा रहे हैं, इससे 2 2 घटाते जा रहे हैं, मतलब भाग देते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 छक 12, फिर 2 छक 12, अभी भी यहाँ पे 16 हो रहा है, फिर एक बार 2 से अगर करते हैं तो मतलब 5 बारी 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 66 को क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो क्या हो गया हमारा 32 गुणे 33, ठीक है। 32 गुणे 33 आ गया। देखिए अब ये देखिए 32 और 33 में कितने का अंतर होता है, 33 में से अगर 32 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं, तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस लाना है, इसका मतलब हम क्या करते हैं माइनस 32 गुणे 33, तो ठीक है। देखिए क्या करेंगे 2y², ये प्लस 32 है ना, तो मतलब y है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस 33y पहले लिखेंगे और इसी में से माइनस 32y घटा देंगे, तो देखिए 33y माइनस 32y y नहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हूँ, केवल y को मेकअप किया गया इस तरीके से 33y माइनस 32y। ऐसा क्यों तोड़ा गया 33 और 32 में, प्लस 33 और माइनस 32 में, जिससे दोनों का गुणा क्या होगा 528 गुणे 2 जब होगा गुणा तो उसके बराबर आ जाए, ठीक है, 33 गुणे 32 करने पर। तो यहाँ क्या होगा माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। दोनों में अगर हम देखें सिर्फ 2 तो कॉमन नहीं, y कॉमन होगा, y कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा 2y प्लस 33 बचेगा। अगर इसमें देखें तो हम यहाँ से माइनस 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ 32 नहीं क्या कॉमन लेंगे 16, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन होगा 16, जब 16 यही लाना है, ठीक है, हमें 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2y और यहाँ क्या होगा माइनस प्लस 33, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से माइनस 16 निकला तो 2 बचेगा, 2y हो गया। लेकिन जब माइनस का तो यहाँ से भी माइनस निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, माइनस कॉमन होने पे। तो यहाँ क्या होगा 16y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 33। और ये भी बताया हूँ अगर आप सब बढ़िया से कर रहे हैं तो ये इसके क्या होता है बराबर आता ही है। तब देखिए 2y प्लस 33, 2y प्लस 33, 2y प्लस 33 क्या कर लेंगे हम कॉमन ले लेंगे। जब 2y प्लस 33 इसमें से निकालेंगे तो यहाँ क्या बचा y बचा, यहाँ से भी निकाल लिए तो क्या हुआ यहाँ पे 16 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से 2y बराबर क्या हुई है प्लस 33 उधर जाएगा माइनस 33 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा माइनस 33/2 आ जाएगा। और यहाँ से y बराबर क्या आएगा माइनस 16 उधर जाएगा 16, तो ये माइनस में तो आएगा नहीं, लंबाई चौड़ाई ये तो होगा नहीं, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 16 आ गया, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई जो है y क्या था हमारा चौड़ाई था, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या आ गया 16 आ जाएगा, ठीक है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो थी, चौड़ाई जो हमारा हो गया 16 मीटर, तो लंबाई क्या होगा देखिए लंबाई क्या था, जो लंबाई था चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक था, तो क्या होगा 16 दूनी 32 प्लस 1 33 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 33 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लगाएंगे। अब देखिए अब एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या है ये, गुणनखंड विधि से √2x² प्लस 7x प्लस 5 ऋण 2 को सॉल्व करना, ठीक है। क्या है √2x², इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये आप क्या कर लेंगे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, यही तरीका होगा, इसी तरीके से लगाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो इससे पहले वाले लेक्चर है अगर आप नहीं किए, अगर किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पेपर से पहले अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन भी किस तरीके से आ सकते हैं ये भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, आप जो ये मैं स्वयं किया हूँ इसको रोक के वीडियो आप रोक के आप अपना क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये था √2x², इसको क्या करना है गुणनखंड विधि से मूल निकालना है इसका। तो क्या होगा देखिए क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5 ऋण 2 बराबर 0।
इसको गुणनखंड करना, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका और इसका गुणा कराते हैं। देखिए बार बार हो रहा है ना, 5 √2 है, जब √2 से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 को तोड़ना है कि 7x आ जाए, तो 5 दूना 10 होगा है, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो हमारा क्या आसानी से कर लेंगे, √2x² प्लस 7x को क्या कर लेंगे, 5x प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा, 5 √2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें दोनों में क्या कौन, √2 तो कॉमन है नहीं, यहां से क्या होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √2x प्लस यहां से भी x निकला तो 5, यहां पे देखिए 2 है और यहाँ 5 √2 है। अगर 2 को ध्यान से देखें तो 2 क्या होता है, √2 इंटू √2, इसका मतलब यहाँ 2 ही दिख रहा है, तो ये मत सोचिए √2 नहीं है, यहाँ भी √2 है। क्या 2 को हम √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ भी √2 है, तो इसका मतलब इसमें से क्या कॉमन है, √2 कॉमन है। जब √2 निकलेगा तो एक √2 बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 5 = 0। ठीक है, अब देखिए √2x और √2x दोनों में है कॉमन ना, तो √2x जब है, √2x प्लस 5 इसमें से निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x, फिर प्लस यहाँ क्या बचेगा, √2, क्योंकि ये भी सेम था, निकल आया। अब देखिए इसको बराबर 0 के करेंगे तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ क्या होगा, √2x बराबर -5, तो x बराबर क्या होगा, -5/√2। तो ये पहला रूट आ गया, और दूसरा क्या होगा, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर √2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, -√2। तो ये पहला रूट ये आ गया, दूसरा ये आ गया। ठीक है, ये गुणनखंड विधि से सॉल्व करना था। ठीक है, तो आप इसको भी नॉर्मली कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो रोक के कॉपी कर लीजिएगा, आपको करना हो, या तो फिर अपना ध्यान रखेंगे, नॉर्मली ऐसे इसी तरीके से गुणनखंड विधि से हम मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का हम क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो रोक के कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आपको लगे कॉपी करना चाहिए, कर लीजिए। हमारा क्या काम है, रिवाइज करा देना अच्छे से। ठीक है, आप जिससे आपको एग्जाम में ये ना महसूस हो कि ये क्या है वो क्या है, आप आसानी से कर ले जाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक कुटीर, देखिए आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब कहीं बिजनेस हो रहा है, वहां पे कुछ बनाया जा रहा है, तो वहां के कुछ बर्तन बन रहे हैं। एक विशेष दिन, मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, मतलब जो बर्तन बन रहा है उसमें से एक बर्तन का जितना रुपए, उसकी लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक बर्तन कोई कुछ बन रहा, मान लीजिए पेन बन रहा है, उस पेन की कीमत क्या थी कि उस दिन जितना पेन बना है उसके क्या हुआ है, 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन में जितना पेन बना है या फिर जो बर्तन बना है उसका पूरा निर्माण लागत क्या है, 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो हमें क्या निकालना है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उस दिन कितना बर्तन बना था और एक नग की लागत कितना है ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं बर्तनों की संख्या कितनी है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहां से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, जब सॉल्यूशन होगा क्या होगा, हम बोलेंगे माना, ठीक है, माना बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या यक्स है। ठीक है, अब देखिए बर्तनों की संख्या हमने एक यक्स मान लिया है। अब सोचो, देखो क्या कहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की कीमत, जो लागत है, एक नग की लागत है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, तो देखिए बर्तनों की संख्या हमें पता है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो अगर देखिए बर्तनों की संख्या यक्स है, तो हम अगर निकाले कि प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत, अब प्रश्नानुसार देखो क्या कहा है, प्रत्येक नग, मतलब वही प्रत्येक नग या फिर बर्तन। ठीक है, तो यही प्रत्येक नग है, और बर्तनों की संख्या तो क्या है, प्रत्येक नग की लागत जो है क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हमें बर्तनों की संख्या पता है, जो लागत है वो बोला है, जो बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या x है तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और इससे 3 अधिक है तो इसी में हम क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे तो इतना रुपए आ जाएगा। मतलब एक नग की जो लागत है वो 2x + 3 रुपए है। अगर बर्तनों की संख्या x है तो
एक नग की लागत क्या हो जा रहा है 2x + 3। अब देखिए उसमें क्या कहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक है, तो ये लागत हो गया उसका। यहां लिखा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, मतलब उस दिन जितना बर्तन बना उसका निर्माण करने में कितना रुपए लगा है 90। अब देखिए अगर एक बर्तन का दाम इतना है 2x + 3 है, और उस दिन कितना बर्तन बना था, मानव बर्तनों की संख्या क्या थी, उस दिन बने निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी x। अब देखिए जितना बर्तन बना है उसी में एक बर्तन की कीमत से गुणा कर देंगे तो सारे बर्तनों का दाम आ जाएगा। तो देखिए बर्तन का कीमत क्या है 2x + 3 है, क्या है 2x + 3। यहां भी लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है कि जो बर्तनों की कीमत है, मतलब जो उस एक दिन बने हैं जितने बर्तन, उसकी कीमत टोटल 90 रुपए है। तो देखिए एक बर्तन की कीमत इतना है और उस दिन कितने बर्तन बने थे, तो एक बर्तन की कीमत से जितने बर्तन बने थे उसी में अगर हम गुणा करा दे तो क्या हो जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा। वो कितना है, वो 90 रुपए दिया है, ठीक है 90 रुपए दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा 2x² x इसमें गुणा हुआ, अब प्लस x से 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x = 90 हो गया। अब 90 को इधर कर लो तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 90 से इसमें पहले गुणा कराएंगे क्या होगा 9 दूना मतलब 180, माइनस का क्या हो जाएगा 180। अब इसी -180 को ऐसा तोड़ना है कि +3 आ जाए, ठीक है, +3 लाना है, ठीक है। अब देखिए +3 लाने के लिए हम क्या करें, 80 को अगर देखें तो 180 को तो नॉर्मली 90 × 2 होगा, 90 को और तोड़ते हैं तो क्या होगा 45 × 4 हो जाएगा। 45 को क्या करते हैं 15 × 3 × 4, तो ठीक है। तो ये 3 चौका 12 और 15, ठीक है। 12 और 15 में देखेंगे कितने का अंतर है, 180 को हम क्या कर दें 15 × 12 में तोड़ दें, ठीक है। अब देखिए माइनस लाना तो यहाँ -12 कर देते हैं, 15 और 12 में तोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा 2x², 3x लाना है तो 15 + 15x में से क्या करें 12x घटा दिए, 15x में से 12x घटाएंगे तो 3x आ ही जाएगा, -90 = 0। ये 15 और 12 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी कर दो जिससे 3x आ जाए, नहीं तो पता लगे 4x में से 1x घटा दो तो 3x आएगा ही, वही लिख दो, ऐसा नहीं लिखना है। उनका गुणा भी क्या होना चाहिए -180 होना चाहिए। तो दोनों का अभी गुणा करेंगे ना 15 और -12 का तो -180 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से दोनों में क्या है x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 15, और यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले ले 6, ठीक है, -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -6 निकल गया तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ से माइनस पे निकल ही जाएगा, माइनस और 6 भी निकल, 15 × 6 = 90, तो प्लस क्या आएगा 15 और बराबर 0। देखिए अच्छे से काम किया गया हम लोग का। तो यहाँ 2x + 15 आएगा, यहाँ भी अपने 2x + 15 हो, दिमाग ज़्यादा ना लगा के अब नॉर्मली लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x + 15 और 2x + 15 मतलब दोनों क्या है कॉमन है, तो 2x + 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ से जब निकल गया तो यहाँ क्या बचा -6 = 0। अब देखिए यहाँ क्या आएगा 2x + 15 = 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -15, तो x बराबर क्या आएगा -15/2। ये देखिए माइनस में तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये संभव नहीं है। और x -6 बराबर जब 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 6, रुपया नहीं है संख्या है, ठीक है। तो संख्या माइनस में हो गई, कुछ बर्तन तो बनेंगे ही, माइनस में कहीं बर्तन बनेंगे, अगर बहुत ज्यादा क्या होगा उस दिन कोई बर्तन नहीं बने, लेकिन ये माइनस में तो होगा नहीं। इसलिए देखिए x बराबर 6 मतलब क्या है बर्तनों की संख्या कितनी आ गई है 6। अब देखिए बर्तनों की संख्या 6 आ गई है तो प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, तो देखिए पहला आंसर निकल गया कि बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या हमारा 6 आ गया, और लागत क्या हो जाएगा एक नग का, एक नग की लागत। देखिए क्या है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो क्या होगा 6 का 2 गुना 12 होता है, 12 में 3 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 3 15 रुपए। तो एक नग की कीमत 15 रुपए हो जाएगा, और बर्तनों की संख्या क्या है हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं जिससे हमारा द्विघात समीकरण के जैसे विविक्तकर पे आधारित है वो क्वेश्चन हमारा हो जाए, ठीक है। तो आप इस पर क्या करेंगे, कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए हमारी ये लगभग 3 क्वेश्चन है, तो इसमें हम इससे आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण का। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जब मूल बराबर हो, ठीक है। ये समीकरण दिए हैं और ये बताया है कि इसके मूल बराबर हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3, यहाँ पे k का मान निकालना है, ठीक है। क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। इसमें दिया है कि मूल बराबर है तो k का मान बताओ, ठीक है। अब देखिए इसकी हम पहले क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से x² दो x² है, यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 2 आएगा। यहाँ से b देखेंगे, यहाँ भी x है, b बराबर क्या होगा, b बराबर हमारा k आएगा, और c बराबर हमारा क्या आएगा 3। तो देखिए ये हमारा आ गया, हमारा यहाँ पे दिया है कि मूल बराबर हैं। मूल बराबर होने का कंडीशन क्या होता है, जो विविक्तकर d होता है वो 0 के बराबर होता है, और ये d क्या है, d होता है b² माइनस 4ac। आप स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या, b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब b देखिए हमारा क्या है, b क्या है हमारा k का स्क्वायर है, माइनस 4 a की जगह क्या है 2 है तो 4 गुणे 2 करेंगे, और c क्या है हमारा 3 है, ठीक है, और यहाँ बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, k² माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 माइनस क्या आएगा 24 बराबर 0। तो हमारा k बराबर क्या आ जाएगा, k² बराबर क्या आ जाएगा 24। तो हमारा k बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24 आएगा, ठीक है। तो हमारा k का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24, ठीक है। तो हमारा k का मान अंडर रूट 24 प्लस का हो सकता है और माइनस का 24 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब ये वर्ग इधर जाता है, वर्गमूल होता है, तो प्लस माइनस क्या होता है 24 होता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से दूसरे का है क्या, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसके भी क्या हुए हैं, मूल बराबर दिए हैं, ठीक है। क्या है हमारा kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, क्या है, क्या है kx क्या है, ठीक है, क्या है kx है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 2 है, एक्स माइनस 2 है, ठीक है, क्या है एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए पहले यहां गुणा करा देंगे, kx यहां से क्या हो जाएगा हमारा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, इतना आ गया। अब हम फिर इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो यहां से हमारा a बराबर क्या आएगा, k आएगा, और b बराबर क्या आएगा, यहां पे भी ध्यान रखेंगे, यहां माइनस 2k आएगी, ये x को छोड़ना है, b बराबर क्या है माइनस 2k। तो क्या होगा, b बराबर माइनस 2k, और c बराबर यहां पे दिया है क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब फिर देखिए यही निकालना है कि हमारा दिया है मूल बराबर है इसके भी, तो हमारा d बराबर क्या होगा 0 होना चाहिए। d क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b क्या है हमारा, b क्या है हमारा माइनस 2k। जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4k स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह माइनस 2 रखेंगे, जब इसका स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 और k का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 गुणे a की वैल्यू क्या है k है, और c की वैल्यू क्या है 6 है बराबर 0। तो यहां से हम देखेंगे क्या आएगा, 4k² माइनस 6 चौका 24k बराबर 0। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, यहां से देखें दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहां दोनों में क्या कॉमन है, k भी कॉमन है, क्या है 4k कॉमन है। तो 4k अगर कॉमन ले ले तो 4 भी निकलेगा, k भी निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा k, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 6 बराबर 0। तो यहाँ से 4 तो 0 हो नहीं सकता, या तो क्या हो जाए हमारा 1k 0 हो जाए, ये आ सकता है, और k माइनस 6 बराबर 0, तो और k बराबर क्या हो जाए हमारा 6 हो जाए, तो ये हो सकता है। तो यहाँ एक चीज है, ये हमारा जो k बराबर 0 है तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर क्योंकि अगर k 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारा क्या आंसर होगा, k बराबर सिर्फ 6 होगा, 0 नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो हमारा k बराबर क्या होनी चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे ना, इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे आराम से, ठीक है। और हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है। हम इसको स्वैप कर देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, क्या है क्वेश्चन। और अगर ये कॉपी आप करना चाहते तो वीडियो रोक के आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है, ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर। उनके परिमापों का अंतर दिया है 24 हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना, तो मान लेते हैं दोनों वर्गों की भुजाएं, ये लिखेंगे आप जब सॉल्यूशन होगा। माना एक वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, y मीटर है। तो देखिए क्या है, उनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, वर्गों के क्षेत्रफल का योग, इसकी भुजा x है और y है, क्योंकि हमें ये निकालना है, जो निकालना होता है हम उसी को भुजाएं ज्ञात करना है। तो भुजाएं x और y ज्ञात किए, तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार बोल रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया है, क्षेत्रफलों का योग। तो ये वर्ग की भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर, और दूसरे का क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर। इनका क्षेत्रफलों का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, 468 दिया। तो हमारा एक समीकरण ये हो जाएगा। और दूसरा दिया जो प्रश्नानुसार क्या है, उनके परिमापों का अंतर क्या है, 24 है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो यहाँ x भुजा है, तो इसका परिमाप क्या होगा, 4x, और उसका भुजा दूसरा क्या होगा, माइनस दूसरे का 4y, उनमें अंतर 4x माइनस 4y, वो कितना दिया है, उनके परिमापों का अंतर दिया है 24, ठीक है, 24, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। अब देखिए अगर हम घटाएं यहाँ से 4x, दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, x ऋण y बराबर क्या हो गया, 24। तो 4 से वहां जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा बचेगा x ऋण y बराबर 6 आ गया। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, देखिए 2 में ना हम यहां से क्या कर सकते हैं, x बराबर y को उधर कर देंगे, तो y प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर y प्लस 6 हो जाएगा। अब x बराबर y प्लस 6 को समीकरण 1 में रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ y प्लस 6 रख देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखिए, और यहाँ पे ये था, इसको समीकरण यहाँ 2 डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब x बराबर y प्लस 6 इस वाले समीकरण में हम रखेंगे। देखिए जब हम यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है, इसमें x बराबर y प्लस 6 रख देंगे, तो x की जगह क्या होगा, y प्लस 6। तो क्या करेंगे हम, y प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 6 क्या होगा, 2 इंटू 6 इंटू वाई, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 36x प्लस 26y, इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। और अब देखो इसको यहां से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहले ये y वाले, लेकिन 2 छक 12y क्या हो जाएगा, प्लस 12y। अब यहां प्लस 36 से 468 इधर आ जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y, यहाँ प्लस का 36 ये माइनस का है, तो इसमें से क्या वो घट जाएगा, 8 में से 6 गया, माइनस का आएगा, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, ठीक है।
तो 432 बराबर 0। अगर यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ भी 2 है, 12 में 2 छक 12, यहाँ भी 2 से कट जाएगा, तो 2 कॉमन लेके काट देंगे। जब हमारा 2 से सबको भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, वाई स्क्वायर 2 कट जाएगा, प्लस यहाँ से 6y आ जाएगा, और यहाँ से 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 1 के 2, 2 छक 12, 216 आ जाएगा। 432 से 216 आ जाएगा बराबर 0। अब फिर हमें गुणनखंड करना है, 216 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे हमारा क्या है 6 आए और गुणा करने पे -216, ठीक है। तो हम देखिए 216 को यहाँ तोड़ते हैं, देखिए क्या है -216 है, ठीक है। इसको आधा करेंगे क्या होगा, 2 1 के 2, 108 आएगा, यहाँ 2 आएगा, इनमें हमें अंतर लाना है 6 का। अब फिर 108 को तोड़ेंगे यहाँ से भी, फिर 2 और यहाँ आ जाएगा 54, फिर 54 को तोड़ेंगे यहाँ 27 और 2, ठीक है, 27 दूना 54, तो अभी 2 दूना 4 दूना 8 और 27 का गुणा, तो अंतर भी तो नहीं आ रहा है 6। अब 27 को हम क्या कर सकते हैं 3 9, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे अगर 3 और 9 में भी, तो हम यहाँ से देखें 2 दूना 4, 4 तिया का 12 और 9 दूना 18, 12 और 18 का अगर देखें हम क्या 12 और 18, 6 का अंतर आ रहा है, तो माइनस का 12 प्लस का 18, तो हम क्या कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस क्या हो जाएगा 216 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस 18 आ जाएगा। इसमें दोनों में क्या है -12 कॉमन होगा, तो यहाँ भी फिर क्या आ जाएगा, ऋण कॉमन हो, दोनों में से बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा 18 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस 18, यहाँ पे y प्लस 18, तो हम क्या लिखेंगे y प्लस 18 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से y प्लस 18 0 होगा नहीं, वैसे y बराबर क्या हो जाएगा -18, और यहाँ क्या आएगा y बराबर 12। ये देखिए भुजाएं हैं तो माइनस में आ नहीं सकती, बराबर होंगी, तो y बराबर 12। y क्या है हमारा, दूसरे वाली की भुजा है, ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा y है, वो क्या आया है 12 मीटर, ठीक है। तो हम आंसर में लिख देंगे, आंसर में लिख सकते हैं क्या, एक वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा एक तो आ गया है 12, और दूसरा क्या आएगा, देखिए क्या है, इस समीकरण में हम y की जगह जैसे 12 रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो दूसरे वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 12, दूसरे वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी 18 मीटर, तो एक का आएगा 12 मीटर, एक का आएगा 18 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, तरीका यही रहेगा, अगर कुछ गलती होगा तो क्या होगा, कैलकुलेशन में आप उसको ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और ये समीकरण है 2x², ये क्वेश्चन है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए, यदि और मूलों की प्रकृति भी बताना है, ठीक है। तो इसका विविक्तकर ज्ञात करना, तो विविक्तकर हम जानते हैं, इसकी पहले तुलना करेंगे, जैसे विविक्तकर की बात आएगी उसकी तुलना करेंगे, या फिर मूलों की प्रकृति की बात आएगी तो उसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, लिखेंगे, ठीक है। यहाँ समीकरण कॉपी करेंगे, जब लगाएंगे तो पहले ये लिखेंगे, फिर समीकरण की तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ से हमारा मिलेगा a बराबर 2 और b बराबर क्या मिलेगा -4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ c बराबर क्या मिलेगा 3। तो हमें विविक्तकर निकालना है, विविक्तकर d बराबर क्या होता है, हम लिखेंगे b² माइनस 4 इसी, हमको पता है। b की जगह क्या है -4, -4 का जब स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, -4 की जगह 4 गुणे a की जगह क्या है 2 है, और c की जगह 3 है, तो यहाँ क्या होगा 4 चौका 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8 और c की जगह 3 है, ठीक है। तो क्या होगा 4 दूना 8 त्रिक 24 आ जाएगा, ठीक है, -24 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d बराबर -8 आ गया, क्या आ गया -8। आप बताइए -8 0 से छोटा नहीं होता है, होता है, तो मतलब वही, तो हमारा प्रकृत क्या है d लेस देन 0 हो गया, ठीक है। d क्या है 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा होता है तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, या फिर मूल काल्पनिक होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है,
मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक कब होते हैं? जब d बराबर 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, d ग्रेटर देन 0। तो 3 कंडीशन होता है, 0 से छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होंगे, बाकी दोनों कंडीशन में वास्तविक होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये द्विघात समीकरण समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस पे, निर्देशांक ज्यामिति का, वो भी छोटा है, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, जो कॉन्सेप्ट वो मैं बता देता हूँ और 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो हम लोग का सिलेबस है, इसमें सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट है, इसी 5 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, इसमें से 5 नंबर का आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, पांचों कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले भी नहीं पढ़े होंगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमें देखिए पहला कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं 2 बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच दूरी। ठीक है, देखिए 2 बिंदु अगर दिया हो, जैसे एक बिंदु हो x1, y1 और दूसरा बिंदु हो x2, y2। अब देखिए यहां एक बिंदु है और एक बिंदु ये है, दोनों को क्या कर दें, मिला दें। अब हमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनके बीच की क्या बताओ, दूरी बताओ। अगर हमारी दूरी मान ले d है, तो इनके बीच की दूरी हम आसान तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए ये क्या है, x का निर्देशांक होता है, ये y का, जो पहला x होता है वो दूसरा y, दोनों के बीच की दूरी पूछा है, तो हमारा नॉर्मल सा फार्मूला होता है d बराबर √, देखिए x1 और x2 है ना, चाहे x1 माइनस x2 लिखिए, चाहे x2 माइनस x1, चाहे जो लिखिए, लेकिन क्या करना है, x वाले को x वाले में से ही घटाना है। ठीक है, तो क्या करें, चाहे जो लिख लो आप, x1 माइनस x2 लिखो, चाहे x2 माइनस x1, तो जो मर्जी लिखो, क्या लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल जल्दी से, क्या है, जैसे 1, 4 दिया हो और दिया हो 3, -7, इनके बीच की दूरी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी फार्मूले में रख देंगे d बराबर √, देखिए क्या करेंगे, फार्मूले रखिए x2 माइनस x1, ये मान लीजिए x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, x2 माइनस x1, यहां से क्या करेंगे 3 और माइनस x1 क्या है 1, 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही तो किए, x2 की जगह 3 है वो रख दिए, x1 की जगह 1 है वो रख दिए, प्लस y2 की जगह -7 है, तो हम क्या रखेंगे, -7, y2 माइनस y1 की जगह 4 है, तो यहाँ पे -4 होगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 1 मतलब 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और -7 और -4 दोनों ऋणात्मक है ना, तो 7 4 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 121 हो गया, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 21 104 और क्या हो जाएगा, तो √125 आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या आता है, यही हो जाएगा 5 ऋण 5 मात्रक। ठीक है, जब यहाँ कुछ दूरी दिया है तो मात्रक हम लिख देंगे, 5 ऋण 5 मात्रक या फिर इकाई, इतना क्या आ जाएगा, दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब 100 ये 5 ऋण 5 कैसे होगा, देखिए एक, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणे 5, तो 5 की घात 2 क्या होगा, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, लेकिन एक 5 अकेला बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा और ऋण 5 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरी तरीका, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप खटाक से निकालेंगे। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये तो फार्मूला लगा के बताया, कहीं केवल ऑप्शन में आ गया 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो आप कैसे लगा देंगे, देखिए जैसे कोई भी ले लो, 3 है और -7 इस तरीके से, और दूसरा बिंदु है -4 5। ठीक है, 2 बिंदु है, इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, d बराबर, कुछ मत देखो क्या करना है, देखिए यहाँ क्या है, x वाले पे 3 है, यहाँ पे x वाले पे क्या है -4, दोनों के बीच अंतर ज्ञात करो। क्या करो, अंतर। अब देखिए 3 है, ये प्लस का -4 है, माइनस कब, देखिए अगर ऐसे नंबर लाइन खींचा जाए, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4, इस तरीके से होता है। अब देखिए 3 और -4 के बीच अंतर क्या होगा, देखिए 3 यहाँ है और -4 यहाँ है, इनके बीच कितना अंतर है,
1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए एक प्लस संख्या हो एक माइनस संख्या हो, अगर दोनों के बीच अंतर निकालना हो ना तो दोनों को जोड़ दो। जोड़ देने का मतलब ये 3 और 4 को जोड़ो, ये माइनस मत लेना वहां पे। तो 3 4 जोड़ेंगे 7 होगा। इसका मतलब प्लस और माइनस के बीच जब अंतर हो दोनों खट्ट से जोड़ दो। 3 और 4 क्या होगा, 3 4 7 होगा। और हमें क्या करना है, दोनों का अंतर का वर्ग करना है, दोनों को घटाना है या फिर दोनों के अंतर का वर्ग, यक्स वाले का अंतर का वर्ग। तो 3 और 4 का अंतर क्या हो रहा है, 7 आया। देख लिए ना, 3 और -4 के बीच का अंतर 7 है ना, तो क्या करेंगे 7 का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49 प्लस। इसी तरीके से इसमें भी ये देखिए माइनस का है, ये क्या है प्लस का है। तो दोनों में अंतर क्या होगा, जोड़ दो 7 5 12, क्योंकि -7 इधर दूरी होगा और 5 भी उधर दूरी होगा, तो दोनों के बीच अंतर 12 आएगा। और 12 का स्क्वायर क्या हो, 12 12 ही हमें 144 होगा। ठीक है, अभी 144 में ये जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 9 4 13, मतलब 193 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। ठीक है, वर्गमूल निकलेगा नहीं। ठीक है, 193 का तो हमारा 193 मात्रक आ जाएगा, 100 या फिर इकाई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यक्स वाले के बीच का अंतर और वाई वाले के बीच। अब देखिए एक और आपके लिए बता देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हो 3 4 और 7 9। अब इसके बीच कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर देखिए 7 और 3 दोनों धनात्मक है, तो इसके बीच अंतर क्या होगा, 7 में से 3 गया 4, 4 चौका 16, 4 है यहाँ 9 है, 9 और 4 में कितना अंतर है 5 का, तो क्या होगा 9 और 4 में 5 का अंतर है, 9 में से 4 घट गया तो 5 ही तो आएगा, और 5 हम क्या हो जाएगा 25, तो 16 और 25 क्या हो जाएगा 41 मात्रक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दूरी 41 आएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक थे। तो 4 रुपए और 7 रुपए में कितना अंतर, 3 ही तो होता है। और ऐसे 9 और 4 में कितना अंतर होता है 5 होता, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है इसलिए जुड़ जा रहे थे। ठीक है, तो हम मुझे उम्मीद है कि दूरी का आप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या है, दो बिंदु हो, ठीक है, जैसे अब ये इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दो बिंदुओं के दो बिंदु दिए हो। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, दो बिंदु अगर दिए हों और उनके बीच में एक बिंदु रख दिया जाए, या फिर वो एक बिंदु किसी अनुपात में विभाजित कर रहा हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, जिसको बोलते हैं अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र। ठीक है, क्या है अंतः विभाजन सूत्र, मतलब दो बिंदु है, उसके बीच में उसके अंदर क्या हो रहा है, एक बिंदु आ जा रहा है, वो किस तरीके से विभाजित होगा, कैसे फार्मूला उसका यूज होता है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मतलब कभी भूलेंगे नहीं। ट्रिक क्या, वो तरीका है। ठीक है, ठीक है, तरीका बताऊंगा इतना बढ़िया कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे दो बिंदु, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, अंतः विभाजन सूत्र। क्या है, अंतः विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन। अब देखिए क्या है, दो बिंदु x1 और x2 है। ठीक है, इसके बीच में एक बिंदु आ गया P और इसका निर्देशांक हो गया x, y, और हमें दे दे ये दो बिंदु दिया है और इसके बीच क्या अनुपात दे दे, यम अनुपात n, मतलब यम का यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यम हो और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई n हो, या फिर इतना और इतना दोनों में जब अनुपात किया गया तो यम अनुपात n आया। ठीक है, तो हम इस x, y का निर्देशांक हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे क्या होता है, इस बिंदु का P का x, y निर्देशांक क्या होगा, बराबर, देखिए कैसे निकलता है, क्या करेंगे, इससे तिरछा इसमें गुणा करेंगे, तिरछा इधर और ये m वाले को इधर। ऐसे कैसे, देखिए जो n है, जैसे हम पहले लिखते हैं तो x का निर्देशांक लिखते हैं, तो n से क्या होगा, x में गुणा होगा, n से x में गुणा होगा। तो अच्छा, और एक चीज, जैसे यहाँ पे m1 हम मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं m2, m1 अनुपात m2 के अनुपात में है, तो हम जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे x1 है, m2 से पहले इसमें गुणा होगा, जब भी गुणा होगा m2 से तो x1 और y1 में होगा, और m1 से होगा जब इधर होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, x का लिखते हैं निर्देशांक, x का निर्देशांक लिखने के लिए m2 का x1 में होगा, तो क्या होगा m2 x1, फिर अब देखिए m1 का फिर x2 में गुणा कराएंगे तो यहाँ प्लस हो जाता है m1 x2। ठीक है, क्या हुआ m2 x1 और m1 x2, मतलब m जाके कहाँ में, इसमें गुणा हो जा रहा है 1 वाला 2 वाले में। ठीक है, और अपान क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, अब y का ऐसे लिखेंगे, फिर m वाला किस में आएगा, y1 में, तो क्या हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2, m1 y2 अपान फिर क्या होगा m1 प्लस m2। तो यहाँ ध्यान से देखें तो m1 प्लस m2 जो अनुपात है, इनको जोड़ के नीचे हमेशा रखा जा रहा है। इधर क्या है, पहले x का लिखा जाता है, पहले x फिर y, तो x का लिखना है
तो क्या करना है, दोनों को अनुपात को x में गुणा करके जोड़ना है, लेकिन कैसे, इधर वाला x इधर वाले अनुपात से, इधर वाला अनुपात इधर वाले x से। तो देखिए इधर वाला x1 है तो m2 से हुआ, देखो m2 x1, इधर वाला अनुपात x2 है तो m1 से हुआ, ठीक है, तिरछा गुणा कराना है और यहाँ पूरा x1 x2 रहेगा। अब फिर सीधा क्या किया गया, देखिए m2 m1 m1 m2 सब लिखा गया है, यहाँ एक 2 के साथ 1 1 के साथ 2, और y वाला 2 के साथ 1 1 के साथ 2, तिरछा, इधर 1 है तो इधर 2, इधर 2 है तो इधर 1, ठीक है। इस तरीके से यह 1 है 2, ठीक है। क्या करना है, देखिए यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे m1 m2 दोनों के नीचे है, m2 भी यहाँ लिखा है m1 भी लिखा है, तो क्या करना है, जहाँ पे 2 है वहाँ x1 कर देंगे और जहाँ 1 है वहाँ 2, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जिधर x1 y1 उधर ही m1 होगा और x2 y2 उधर ही m2 होगा, तब यहाँ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो ऐसे अगर दे देगा, जैसे दे दे यहाँ पे कोई हो 3,4 और यहाँ पे 8,5 हो, इस तरीके से इसके बीच में कोई बिंदु है, ये P, अगर ये दे दे हमें कि ये 2:3 में काट रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक बताओ x, y। तो हमारा देखिए x, y क्या होगा, देखिए मैं बताया हूं ना। अब इस तिरछा गुणा कराएंगे, ठीक है। पहले x वाला तो 3 से 3 में गुणा कराएंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 2 से इसमें गुणा कराएंगे, 2 8 16 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ना है 3 2 5। अब की बार y में इस वाले से तिरछा से 3 चौका 12, देखिए y वाला 4 है ना, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, प्लस 2 इधर है, फिर y में 2 पंचे 10, और नीचे क्या हो, दोनों का जोड़ 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 9 क्या हो जाएगा, 25 को 5 से भाग देंगे, और यहाँ 10 और 12 क्या हो जाएगा, 22/5। तो 25 को 5 से भाग दें तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 22/5 ही रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, ये निर्देशांक हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट है, यहीं पे इसी तरीके, इसी पे आधारित है, मध्य बिंदु का। क्या है, मध्य बिंदु का तीसरा क्या है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब जैसे 2 बिंदु दिया है यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है, x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब देखिए 2 बिंदु ऐसे दिया है, इनके बीच क्या हुआ, मध्य बिंदु P निकालना हो, x, y। तो हम कैसे निकालते, देखिए x, y का निर्देशांक क्या होगा, क्या करेंगे, x1 और x2 को जोड़ लेंगे, x1 या x2 और 2 से भाग कर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, y1 प्लस y2 को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, तुरंत आप समझ जाएंगे। जैसे कोई हो, एक बिंदु हो 3,6 हो और दूसरा हो 4,8, ठीक है। ये दोनों बिंदु है, इनके बीच का मध्य बिंदु निकालना है। मतलब यहाँ पे कुछ ये बिंदु का निर्देशांक ये है, इसका ये है, इसका निर्देशांक निकालना है x, y। तो यहाँ क्या होगा इसका निर्देशांक, देखिए क्या करना है, x वाला जोड़ना है, 3 और 4 जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पे मान लो हमारा हो 2 हो, ठीक है, 2 हो। अब देखिए 2 और 4 को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 6। देखिए क्या करना है, इसको जोड़ना है, 2-4/2। देखिए क्या हुआ था, x1 x2 और x2 जोड़ा गया था, 2 से भाग किया गया, फिर x1 की जगह 2 है, x2 की जगह 4, तो 2-4/2, और फिर y2 क्या हो गया, 6-8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2-4/2 क्या हो जाएगा, 2 4 6 6/2 क्या हो जाएगा, 3, और 6 8 14/2 क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 3,7। चाहे ऐसे तुरंत कर सकते हैं, 4 2 क्या होगा, 6 क्या, या फिर ऐसे देख लो, 2 और 4 के बीच क्या आता है, 3, वही मध्य बिंदु का मतलब वही बीच वाला, 2 और 4 के बीच 3 आएगा, और 6 और 8 के बीच क्या आएगा, 7। तो देखिए 3 7 अपने आप आ रहा है। अब जैसे भी आप निकाल पाए, ठीक है, तरीका ऐसे होता है, ऐसे भी नॉर्मली दिख रहा तो निकाल के बता दिया। अब देखिए क्या होता है, अब एक चीज है, जैसे कोई बिंदु दिया है, उसका मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, क्या है, एक बिंदु दिया है, मूल बिंदु से दूरी, नंबर 4 कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या, मूल बिंदु से, ठीक है, दूरी, क्या, मूल बिंदु से दूरी, एक बिंदु दिया है, एक बिंदु का मूल बिंदु से दूरी x, y वो बिंदु दिया हो, तो मूल बिंदु से दूरी d बराबर पता क्या हो जाए, √x² प्लस y², ठीक है। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन अगर कर ले, तो देखिए जैसे दिया हो 2, ऐसे दे दे क्या,
3,4 इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए d बराबर क्या लगाएं, अंडर रूट ऑफ इसी का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 क्या होगा, अंडर रूट 25, क्या आ जाएगा 5 मात्रक। ठीक है, इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाए, दोनों का वर्ग करके जोड़ लो और उसका वर्गमूल निकाल दो, क्या हो जाएगा, उसकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज के लिए कितने बिंदु की जरूरत होती है, 3, 1, 2 और 3। अगर 3 बिंदु हमें मिला हो तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 बिंदु से। अब हम मान लेते हैं एक बिंदु का निर्देशांक x1 है और y1 है, दूसरे का x2 y2 और तीसरे का x3 y3। इस तरीके से त्रिभुज दिया हो, 3 बिंदु दिया हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इसका। देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 पहले लिखेंगे, क्या 1/2। तरीका सीखिए कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, 1/2 लिख दिए। अब क्या करना है, देखिए x1 है, x2 है, x3 है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे पहले, x1। अब देखिए इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, x1 के बाद क्या लिखना है हमें, y2। ठीक है, y2 से क्या करना, y3 घटाना है। ठीक है, एक चीज देखेंगे 1 2 3 आ रहा है लेकिन ब्रैकेट से बाहर x1 रहेगा, ये सीरीज कभी टूटेगा नहीं। किस चीज का, ऐसे देखिए गोला है, यहाँ 1 आएगा, अगर हम यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 3, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आएगा। ये ऐसे चलेगा क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी घूमती है वैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 2 3, ऐसे उसी तरीके से ये गिनती चलेगी। ध्यान रखना है ब्रैकेट से बाहर x रहेगा, अंदर y रहेगा। अब देखिए x1 के बाद हमारा क्या आएगा, x2, अंदर माइनस रहेगा, बाहर प्लस रहेगा। यहाँ क्या आ गया, x2। अब देखिए 2 आया है ना, 2 के बाद क्या आएगा, 3, फिर 1, लेकिन ब्रैकेट के अंदर y रहना है। 2 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद 1 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, हम लिखेंगे x3। क्यों, देखिए बाहर क्या बताया हूं, x1 फिर x2 फिर x3, सब प्लस के साथ हैं। अब इसके बाद 3 के बाद देखो क्या आएगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो क्या हो जाएगा हमारा y1 माइनस y2। आपको समझ में आया होगा, बाहर x1 x2 x3 सब प्लस के साथ रहेंगे, लेकिन अंदर y रहेगा। सीरीज चलेगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 2 3। ठीक है, 1 के बाद यहाँ 2 आना है, 2 के बाद 2 3 1, फिर 3 1 2। ठीक है, अंदर का ध्यान रखना है, हमेशा बाहर क्या होगा, पहले x1 फिर x2 फिर x3। अब इसी 1 के हिसाब से आगे बढ़ना है, 2 3, फिर यहाँ पे 2 है, 2 के हिसाब से 2 3 1 2 3 1, फिर यहाँ 3 है, 3 के हिसाब, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, अंदर y1 y2 मतलब y रहेगा। ठीक है, उसी में 1 2 लगाना है। आप 2 बार लिखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी के समय जगह हमें दे देगा बिंदु क्या हो, 2, 4 और 3, 5, 6, 8। इस तरीके से अगर दे देगा तो हम क्या करेंगे, x1 की जगह x2 की जगह सब यहां से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ठीक है, अब वीडियो क्या हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है। आप क्या करेंगे, पहले वाला लेक्चर देख लें, ये 3 4 5 लेक्चर बताए हूं ना, ये 4-5 घंटे के टोटल हो रहे हैं, तो आप अच्छे से देख लें। कभी पेपर से पहले देख के जाते हैं ना, तब भी आपका बहुत बढ़िया कोई पेपर होगा। ठीक है, इस पे अच्छे से आप देख लीजिएगा इसे। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल पे ही आधार, देखिए कैसे होगा। लिखा है ना, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। एक बिंदु दिया है ये 7, -2, दूसरा बिंदु दिया 5, 1, तीसरा दिया 3, k। तीनों बिंदु को संरेख दिखाना है। तो देखिए क्या है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे यूज करेंगे। अब देखिए तीनों बिंदु संरेख का मतलब एक ही बिंदु में हो, मतलब एक ही रेखा में हो, तभी तो क्या होंगे, संरेख मतलब एक रेखा के साथ। ठीक है, एक ही रेखा में तीनों बिंदु आ जाएंगे। तो बताओ इन तीनों बिंदु से त्रिभुज बन पाएगा। त्रिभुज कभी कब बन पाता है, जब एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, जब ऐसे ऐसे हो तब क्या हो, तीनों एक लाइन में ना हो,
लेकिन तब ऐसे बनेगा तब त्रिभुज होगा। लेकिन बोला है इसको सिद्ध करना है कि संरेख है तो के का मान बताना है, ठीक है। अब बोलो अगर ये त्रिभुज के तीनों मतलब ये तीनों बिंदु संरेख होंगे तो एक ही लाइन बनेगी, तो इनसे कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर कोई त्रिभुज बन भी रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ क्षेत्रफल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जीरो होगा क्षेत्रफल। क्या होगा उसका क्षेत्रफल? जीरो होगा। तो इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जीरो हो तो ये बिंदु तीनों क्या होंगे? संरेख होंगे। तो हम लिखेंगे यदि तीनों लिखेंगे, चूंकि यदि तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे बिंदु, चूंकि, ठीक है, चूंकि संरेख होते हैं ठीक है। यदि तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे बिंदु संरेख होते हैं। तो ये पहले से बोला है कि क्या है? तीनों बिंदु संरेख हो, तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख हैं तो के का मान निकालना है। तो इसका मतलब क्या हम कर दे? त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के बराबर कर दे। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहां से हम देखेंगे 1/2। फार्मूला क्या बताया? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये बराबर क्या होगा? जीरो होगा। अब बताइए 1/2 जीरो के बराबर हो सकता है, तो ये भी क्या उधर चला जाएगा जीरो। अब देखिए हम क्या करेंगे, x1 y1 इसको मान लेंगे x1 y1, ये x2 y2, ये क्या होगा? x3 y3। इसी में क्या करेंगे? पुट करेंगे। 1/2 खत्म हो जाएगा, उधर चला जाएगा जीरो, क्योंकि इधर है उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? x1 का मान रखेंगे, क्या है? 7 है, यहाँ 7 लिख दिए। y2 का मान 1 है, y3 का मान 3 है, y3 का मान k है, तो हम कर देंगे 1 माइनस k प्लस x2 का मान क्या है? x2 का मान 5 है, तो हम 5 रख देंगे। y3 का मान क्या है? k है, और k y1 का मान क्या है? -2, माइनस पहले से यहाँ तो क्या हो जाएगा? +2 प्लस x3 का मान क्या है? 3 है, ठीक है, तो हम 3 रख देंगे। y1 का मान क्या है? -2, क्या है? y1 का मान -2 है, और y2 का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ पे माइनस पहले से तो -1 बराबर क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। ये 1/2 खोया नहीं है, इधर चला गया, क्या हुआ? जीरो हो गया है, ठीक है। तो हम ये लेके आगे बढ़ेंगे। जब इसमें अंदर गुणा कराएंगे क्या होगा? 7 1 के 7 हो जाएगा और -7k होगा। फिर यहाँ से गुणा करेंगे 5k हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे प्लस से ये माइनस 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, -3 और प्लस 3 से गुणा 3 त्रिका 9, -9 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम गिनती जोड़ लेंगे। यहाँ पे -7 के है, यहाँ +5 के क्या हो जाएगा? -2 के हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 है और 10 है, 7 और 10 क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर यहाँ 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 7 यहाँ पे है, 7 1 क्या हो जाएगा? 8 बराबर 0। अगर देखिए 8 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? -2 के बराबर -8, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, या फिर के बराबर क्या होगा? -8 बटे -2। और जब यहाँ से कटेगा तो हमारा क्या जाएगा? के बराबर 2 चौका 8 और माइनस से माइनस, तो हमारा के का बराबर मान क्या आया? 4। तो के बराबर 4 के लिए ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई पूछता है 3 बिंदु देके, तो इसी में सीधा रख देंगे, तो अपने आप क्या होगा? यहाँ के की जगह क्या होता? अभी डिजिट होता, तो ये सॉल्व होके कुछ आता, वही क्या हो जाता? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अगले जो 4 यूनिट बचे हैं वो 2 से 3 लेक्चर में वो भी हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है। आप क्या करिए, दोनों लेक्चर क्या करिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आप देखेंगे सारे के सारे आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। और आप जब करेंगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप देख रहे हैं कोई समझा रहा है तो आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगी, क्या चीज़ें भूला है, क्या क्या याद रखना है, ठीक है। सब रिवाइज हो जाएंगे और आपको याद हो जाएगा, जिससे आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।